हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज के इस वीडियो से हम हिंदी के क्रैश कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल, ये हमारे काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर है गांव का घर, और इस चैप्टर को लिखा गया था ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस चैप्टर की कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इस चैप्टर के सारांश को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि हर एक चैप्टर की तरह इस वीडियो को भी कंप्लीट देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लो, चाहे किसी भी आप मॉडल पेपर को उठाकर देख लो, आप उनके सारे क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो अब तो आप हिंदी के 100 मार्क्स कंफर्म कर चुके हो, और अब आगे आपको क्या चाहिए आप कमेंट करना है, क्योंकि आज से ये सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इस चैप्टर के सारांश को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के लेखक यानी कि जो ज्ञानेंद्र पति जी हैं, ज्ञानेंद्र पति जी इस चैप्टर में गांव के घर का वर्णन करते हुए बताते हैं कि पिछले ज़माने में गांव किस तरीके का हुआ करता था, कैसी वहाँ की संस्कृति हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में वो गांव कैसा हो चुका है। तो और ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक है। तो इन सारी बातों को इन्होंने इस चैप्टर में कवर किया था, और उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारांश को। देखो, गांव का घर शीर्षक कविता की रचयिता आधुनिक हिंदी के कवि ज्ञानेंद्र पति हैं। तो क्योंकि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था, इसलिए ये आधुनिक हिंदी के कवि माने जाते हैं। इस कविता में कवि ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक है को बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने इस चैप्टर में इसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गांव का घर बांस बल्ले और मिट्टी से बना हुआ होता है। तो गांव के घर में भी आप कभी गए हुए होगे, अगर आपका गांव होगा तो आपने देखा होगा जो गांव के घर हुआ करते थे पिछले ज़माने में, वो मिट्टी के बने हुए होते थे, वो बांस बल्ले के बने हुए करते थे। ठीक है, घर के अंदर आने से पहले चौखट पर ही बड़े बूढ़े खासकर आवाज़ दे देते थे। तो जब कोई बड़े बूढ़े जो बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो घर के अंदर इंटर करने वाले होते थे, तो वो एक बार खखर कर खासकर एक बार ये संकेत कर देते थे कि अब मैं इंटर कर रहा हूँ, अब सब सटक जाओ। ठीक है, देखो, बुजुर्गों के खड़ाओं की आवाज़ से सभी सटक जाते थे। चौखट से पहले ही ये अभिभावक खड़े रहते थे। वहाँ कोई पर्दा नहीं था, एक अदृश्य पर्दा ही पर्दे का काम वहाँ पे किया करता था। वे किसी का नाम लिए बिना ही पुकारते थे, यानी कि वहाँ पे किसी का नाम कहकर नहीं पुकारा जाता था। अभिभावक की उंगली के इशारे पर ही सारा घर नाचता था। तो वहाँ पे जो बड़े लोग हुआ करते थे वो एक बस इशारा कर देते थे कि तुम्हें इस काम को कर देना है, फिर उन्हें दोबारा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो जो सारा काम था वो सारा काम वहाँ पे हो जाया करता था, और सारे घर वाले, बाकी जितने भी घर वाले हुआ करते थे वो सारे उस काम को अच्छे से कर दिया करते थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभिभावक की उंगली के इशारे पर ही सारा घर नाचता था। सारे कामकाज होते हैं, और संघ के चिन्ह की तरह गाँव के जो घर होते हैं उनके चौखट बने हुए होते थे। चौखट के बगल में गेरू से पुती हुई दीवार हुआ करती थी। दूध वाले ने कितना दूध दिया है उन सभी के निशान वहाँ पे लगाए जाते थे। ठीक है, बचपन में कवि ने यह दृश्य देखा था। तो बचपन में कवि ने जब अपने गांव में रहा था तो उन्होंने इस दृश्य को देखा था जिसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। गांव का घर जो अब है वो अब कितनी शक्ल बदल चुका है, अब कितनी सारी परिवर्तन हो चुकी है, अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। ठीक है, गांव के जो घर होते हैं, अब जो गांव है हमारा वो पूरी तरीके से बदल चुका है, वो अपनी शक्ल पूरी तरीके से बदल चुका। अब वो लगता ही नहीं कि वो हमारा पुराना वाला गांव था। ठीक है, देखो, वहाँ पे अब पंचायती राज का शासन आ चुका है। पंचों की ईमानदारी अब नहीं रही, अब पंच परमेश्वर नहीं रहे। गांव के घरों में बिजली बत्ती लग गई है, तो अब गांव में भी बिजली के कनेक्शन आ चुके हैं, लेकिन जो बल्ब में रोशनी रहनी चाहिए उस बल्ब में रोशनी की जगह ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है। तो ये जो है गांव का स्थिति, उस गांव की स्थिति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग करते, तो बहुत पुराने ज़माने में बेटों के दहेज में दूरदर्शन की मांग किया करते थे लोग। तो वही बातें यहाँ पे कही गई है। लालटेन खुंटी पर लटकी दिखाई देती है, तो ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है। जो लालटेन होती है वो खुंटी पर लटकी दिखाई देती है। रातें अब उजाले अधिक, अंधेराई उगलती है ज़्यादा। कहीं बहुत दूर चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा वाद्ययंत्र बजते सुनाई दिखाई देते हैं। तो अब के ज़माने में जो गांव में नई नई चीज़ें आ चुकी है, जैसे ऑर्केस्ट्रा आ चुका है, तो उसके जो वाद्य यंत्र है जो बजते रहते हैं वो दिखाई सुनाई पड़ते हैं। आवाज़ उन वाद्य यंत्रों की ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, उनकी रोशनी भी झिलमिल दिखाई पड़ती है। तो उनकी जो वाद्य यंत्र की आवाज़ थी वो ठीक से सुनाई नहीं पड़ती, और साथ ही साथ जो रोशनी होती है वो भी झिलमिल दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो पहले लोकगीत गाया कर जाते थे, जो बिरहा, होरी, चैता, आल्हा, ये सब जो पहले के टाइम में जब बजाए जाते थे, अब ये सब चीज़ें गांव में सुनाई नहीं पड़ती, अब इनका ज़माना चला जा चुका है। ठीक है, सर्कस का प्रकाश जो गांव वाले को नवरात्रि में भेजता था अब नहीं पड़ता। तो अब वहाँ पे सर्कस का जो खेल हुआ करता था, वो जो बहुत सारे गांव ग्रामीण के लोग जो होते थे वो सारे जो इंटरेस्टेड रहते थे, तो अब वो नहीं है। लगता है सर्कस कब का मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हो। ऐसा लगता है कि सर्कस में जो हाथी काम किया करते थे उनके दांत गिर चुके हैं। सर्कस कब का मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हाथियों के दांत गिर गए हों। एक अनगाया सुर
गीत कवि का जन्म भूमि में भटकता है, सब कुछ बदल गया है। अब जो गांव का पहले का टाइम था वो वैसा नहीं रहा। अब जो पहले की एक हमारी आत्मा में एक आवाज़ आया करती थी कि चलो गांव चले, अब वो सारा चीज़ें ख़त्म हो चुका है। अब शहर खींचता है, खींचती है अदालतें, अस्पताल बुलाते हैं, और गांव के घर की रीट जो जुराती है। मतलब गांव का वो जो क्रेज़ था वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और जो शहर में विद्यमान है, जो अदालतें हैं, अस्पताल है, अब हमें वहाँ मतलब वो बुलाया करते हैं, अब हमें वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट सारांश इस चैप्टर का। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था, तो इसलिए ये आधुनिक काल के कवि हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गाँव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब गांव के जो लोग हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो जब घर में इंटर करते थे तो घर में आने से पहले वो खासकर इंडिकेट कर देते थे कि अब मैं आ रहा हूँ और सभी लोग सतर्क हो जाओ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुजुर्गों को। फिर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? तो ये हमने देखा था सारांश में कि अब जो ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि होती है वो सारी सुनाई पड़ती है, लेकिन जो पुराने ज़माने में लोकगीत हुआ करते थे अब उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर है, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो इंग्लिश में बीए और एमए ज्ञानेंद्र पति जी ने पटना विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, टीवी किसके दहेज में आया था? तो जो टीवी था, जो दूरदर्शन था, वो बिटौआ के दहेज में आया था। ये मैंने आपको नहीं बताया, आपको बता देता हूँ, टीवी किसके दहेज में आया था? वो आया था बिटौआ के दहेज में, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमान पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, उसका ईमान खो गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? तो कवि के बचपन में भाल पर दो तिलक लगा हुआ करता था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण हासिल किया था? तो प्रथम बार उन्होंने अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपको बताया था हार जीत के चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कविवर को पहल सम्मान नहीं दिया गया था। तो जो पहल सम्मान है वो ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति जी को पहल सम्मान 2006 में दिया गया था। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो इन्हें संशय आत्मा की कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2006 में नवाजा गया था, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो वे काराधिकारी थे, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि का निवास किस नगर में था? तो कवि जी वाराणसी में रहा करते थे, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ ज्ञानेंद्र पति का है? तो आँख हाथ बनते हुए, ये जो ग्रंथ है ये ज्ञानेंद्र पति जी का है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है? तो आपको जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक चक्रा नगरी, पढ़ते गढ़ते, संशय आत्मा, ये सारे ज्ञानेंद्र पति जी की ही रचनाएं हैं, ये सारे ज्ञानेंद्र पति जी की ही पुस्तकें हैं। एक काव्य नाटक है, तो एक कथेतर गद्य है, तो एक कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, गाँव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है इनके रचना संशय आत्मा से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अभी मैंने आपको बताया था कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उसी रचना के लिए दिया गया था 2006 में। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था, लगभग 4 बार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पत्थरगामा में, जो कि झारखंड में है। ठीक है, गोंडा में इनका जन्म हुआ था। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताएं। तो ज्ञानेंद्र पति जी के माता का नाम सरला देवी और इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़ किस पार्ट से लिया गया है? तो जो आपको मैंने बताया था कि अब गांव में भी लाइट वगैरह आ चुके हैं और अब वो आवाज़ भी नहीं आते,
तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे लिए गए हैं चैप्टर गांव के घर से, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो ऑर्केस्ट्रा से बजाए जाते हैं तो उनकी आवाज़ आते हैं, लेकिन वो जो सर्कस का काम हुआ करता था वो उसके कुछ लाइट्स वगैरह नहीं दिखाई देते। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों का गवा कर कोई हाथी, किस पार्ट से लिया गया है। तो जब हमने देखा था कि अब जो सर्कस का खेल हुआ करता था अब वो नहीं होता, तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को उजागर किया था कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, यानी कि कोई हाथी है और वो अपने दांतों को खो बैठा है। तो ये जो लाइन है ये लाइन भी लिया गया था गांव के घर के चैप्टर से ही। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, गांव का घर कविता के कवि है। तो इनके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं। बहुत ही क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। तो कवि ने चौखट का वर्णन करते हुए कहा था कि मानो संघ के समान उनका चौखट हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी स्मृति में अब तक याद है, ये ऐसा चीज़ें क्यों हैं। तो ये सीधा आंसर ये है कि क्योंकि वो वहाँ पे उन परिवेश में ये रहे थे, उनका बचपन गुजरा था, इसी कारण है ये सारी चीज़ें याद है। तो इसे हम एग्जाम में किस तरीके से आंसर करेंगे अब हम ये देखने वाले हैं। देखो, कवि जहाँ पला है वहाँ से उसको लगाव है, साथ ही वो वातावरण उसकी चेतना में समाया हुआ है और वह घर उसकी जन्मभूमि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि यह चौखट इतना जीवित है। ग्वाला दादा बुजुर्ग का खड़ाऊ खड़काता एक अदृश्य पर्दे की दीवार से पुकारता, किसी का वह बिना नाम लिए कितना कोमल एहसास। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। क्या ये भुलाया जा सकता है? यही नहीं, और भी ढेर सारी कोमल स्मृतियाँ उसकी स्मृति से उजल गई है। कारण उसका लगाव ही है, वह आज भी जीवित है। शहर की चकाचौंध जो है वो उसका रंग फीका नहीं कर पाई। वो जो यादें रहती है, यादें हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने क्लियरली कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। और ये क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर में भी पूछा गया था, मॉडल पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में, यानी कि 2021 के फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन शायद पूछा ही गया था। ठीक है, देखो, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित आखिर क्यों है। तो पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया और गांव की संस्कृति जो मूल्य आधारित थी उस चकाचौंध में अब खो सी गई है। पंच में परमेश्वर का वास माना जाता था, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था और अब युग मूल्यों का नहीं रहा। साम दाम दंड भेद की संस्कृति अब उगाई है, यानी कि साम दाम दंड भेद, अब हर एक छल से भी कार्य को करवाया जाता है। न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है। अब मान्यताएं परंपराएं नहीं स्वार्थ उगाए हैं, जिनके आलोक से जीवन मूल्य घुट रहे हैं। तो पहले जो मान्यताएं हुआ करती थी, जो परंपराएं हुआ करती थी, अब ये स्वार्थ का रूप धारण कर चुकी है और जिनके आलोक से जीवन मूल्य घुट रहे हैं। फिर पंच परमेश्वर रहा कहाँ। तो जो पंच परमेश्वर हुआ करता था अब वो कहाँ रहा, वह तो भ्रष्टाचारी बन गया, बिक गया है, बदल गया है और डर गया है। भला परमेश्वर किसी से डरता है? जब नाम ही परमेश्वर है, परम ईश्वर है, तो भला परमेश्वर किसी से डरता है? तो यही सारी बातें हैं जिनके कारण कभी ये कहते हैं कि जो पंच परमेश्वर था अब वो खो चुका है और इसके कारण वो चिंतित है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी और ना रोशनी की आवाज़, ये आवाज़ क्यों नहीं आती। तो ये जो लाइन हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया। तो ये लिया गया था गांव के घर से। और इसका क्या मतलब हुआ, ये जो कहते थे कि अब गांव में जो पुराने ज़माने के जो गीत गाया करते थे, जो लोकगीत हुआ करते थे, अब उनकी आवाज़ नहीं आती। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये आवाज़ क्यों नहीं आती। देखो, चकाचंद रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पर कहीं भी हमारे लोकगीत चैता, होली, बिरहा, आला, ये सारी चीज़ें अब सुनाई नहीं देते, वे गूंगे हो गए हैं। ये बदलाव जीवन की आस्थाओं पर चोट का प्रतीक है, मानसिक भ्रम की स्थिति है जो चकाचौंध से आंखें चुंधिया रही है। जो अब नई नई चीज़ें आ चुकी है, जो रोशनी आ चुकी है, इन सभी के चकाचौंध से आज जो है वो आंखें चुंधिया रही है और वास्तविक जीवन का जो रस है वो चुकता जा रहा है। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जो है सभी लोग नए नए जो नई चीज़ें आ गई है, इनके चकाचौंध में सभी की आंखें चुंधिया गई है और इसी कारण अब किसी को इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़, इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो लाइन में यूज किया गया था, आवाज़ की रोशनी की आवाज़, इसका क्या मतलब हुआ, अब हम ये भी देखते हैं। ठीक है, देखो, आवाज़ में विलक्षण शक्ति होती है। यदि वह सात्विक अंतःकरण से फूटती है, यदि वह सात्विक अंतःकरण से फूटती है तो प्रकाश फैलाती है, रोशनी बांटती है, बदलाव लाती है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है,
रोशनी की आवाज़ का तात्पर्य है अंधकार मिटाने, अन्याय मिटाने, अत्याचार ढहाने वाली रोशनी जो सस्वर चीखती है, भगाओ अंधकार को, मिटाओ मिथ्याम को और इस अराजकता को। तो आवाज़ की रोशनी और रोशनी की आवाज़, इसका क्या अर्थ होता है, इसका एक डिटेल्ड अर्थ होता है जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में किस शोकगीत की चर्चा है। तो देखो, गीत गाया जाता है पर ये शोकगीत अनगाया अनसुना है, क्योंकि अब तो ना पहले के लोकगीत गाए जाते हैं, इसके अलावा चैता, बिरहा, आला ये सभी अब गूंगे हो गए हैं। ये जन्मभूमि लोकगीतों की रही है। पर अब यहाँ पे क्या भटकता है, अब यहाँ पे मौन शोक गीत, अर्थात उनके साथ जो ताजगी हुआ करती थी, पहले उल्लास हुआ करता था, उन्माद और मस्ती हुआ करती थी, अब वो कहाँ है, वह अब सब कहाँ। चारों ओर एक अनचाही उदासी, अब यहाँ गम पसरा हुआ है। मानो कोई शोक गीत गा रहा है पर वह मौन गीत है, लेकिन वो एक मौन गीत है, मतलब वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कस का प्रकाश बुला हुआ किन कारणों से मरा होगा। तो जो बातें बताई गई थी कि अब सर्कस पे कोई नहीं जाता, तो इसका अर्थ क्या था, और सर्कस का प्रकाश बुला हुआ किन कारणों से मरा होगा। प्रकाश बुला हुआ क्या होता है, तो सर्कस में आपको पता होगा कि लाइट वगैरह दूर से ही दिखाई दिया जाता है, कि मतलब पता चलता है कि यहाँ पे सर्कस का खेल हुआ रहा है, और वहाँ पे जो ज़्यादा भीड़ होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, देखते हैं हम इसका मतलब क्या हुआ। सर्कस से एक सर्च लाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। ये एक प्रकाश का बुलबुला है, आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहाँ है, आओ देखो, मौज उड़ाओ। तो ये सारी चीज़ें सर्कस वाले करते हैं। वो एक लाइट फेंकते हैं जिसे प्रकाश बुला हुआ यहाँ पे कहा गया है। सर्कस बीती हो गया है, यानी कि पुरानी बात। रसात्मकता अभी मौजूद है, लेकिन उसके स्थान पर अब जो नए नए मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, अब जो नए नए आधुनिक मनोरंजन के साधन उभर रहे हैं, जैसे सिनेमा है, टीवी है, मदमस्त ऑर्केस्ट्रा है, तो इन सभी के कारण सर्कस का जो क्रेज़ था वो अब धूमिल सा हो चुका है। अतः सर्कस का जो प्रकाश था, जो बुलौवा भेजता तो वो बुलौवा आज भी है, लेकिन आज उन साधनों के सामने, इन मॉडर्न, इन आधुनिक साधनों के सामने वो पूरी तरीके से प्रभावहीन हो गया है। और कवि के अनुसार ये जो प्रकाश बुलौवा था वो कब का मर चुका है। ठीक है, तो यही कारण रहा था जो कवि ने कहा था कि सर्कस का जो प्रकाश बुलौवा है वो अब मर चुका है, इन सभी कारणों के कारण। क्योंकि अब जो मॉडर्न के, जो आधुनिक के युग आ चुका है, और यहाँ पे जिन जिन डिवाइस ने, जिन जिन मनोरंजन के साधन ने उभर कर आ चुके हैं, उन्होंने सर्कस को बहुत ही पीछे ढकेल चुका है। ठीक है, तो देखो, अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन को कवर कर लिया, और इस तरीके से अब हमारा हिंदी का क्रैश कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने हिंदी के कंप्लीट कोर्स को कवर किया। तो आपको हमारी ये सीरीज़ कैसे लगी कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ आप इस सीरीज़ को जितना हो सके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स फॉर हिंदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हिंदी के सारांश को, ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सभी को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि चैप्टर वाइज रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। एंड आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया, और साथ ही साथ आप स्टार्टिंग से एंड तक हमारे वीडियो पे कंसिस्टेंट रहे, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक टॉपर है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सभी लोग रिवीजन करते रहना हमेशा, चैप्टर वाइज रिवीजन। अभी आपने हिंदी का किया, इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो, और उसके बाद आप सैम्पल भर को सॉल्व कर लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। आप ये देखना आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा, और फिर एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पूरी अच्छी लगी होगी। कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उन सारे कंटेंट को आपके लिए प्रोवाइड करने का। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बस जाओ।